बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक डिमांड पर एक चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और ये क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। तो अगर आप कर रहे हो नीट की तैयारी या फिर आप कर रहे हो IIT JEE की तैयारी, तब भी ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर की चेकलिस्ट देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलास्टिक बॉडी क्या होता है, फिर इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ आएगा, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा, फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, और आखिरी में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड बॉडी। ये हमारे चैप्टर की चेकलिस्ट हो गई। अब एक एक करके इन टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये सब चीजें पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो लिखा है एन एक्सटर्नल फोर्स दैट चेंजेस एन ऑब्जेक्ट साइज, शेप या फिर बोथ। यानी कि मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक हमारे पास शीट है किसी भी मटेरियल की, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसको खींचा, बाहर की तरफ खींचा। मान लो आपने फोर्स जो अप्लाई की है वो 10 न्यूटन है, ठीक है। अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपने क्या किया कि इसकी फोर्स को बढ़ा दिया। अब आपने जो फोर्स अप्लाई की वो अब आपने 100 न्यूटन कर दी। अब आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट था अब उसने अपनी साइज और शेप को बदल लिया, यानी उसकी जो शेप है वो भी बदल गई और साइज वो भी बदल गया। यानी आपने एक ऐसी फोर्स अप्लाई की जिससे उसका शेप और साइज चेंज हो जाए। तो उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे एग्जांपल है, अब जरूरी नहीं लेंथ बढ़े हो, ठीक है, बस शेप में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग। सिंपल सी टर्म। दूसरी टर्म आती है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की अगर डेफिनेशन देखें तो लिखा है अ फोर्स दैट एक्ट्स टू ब्रिंग अ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब आपने इसको खींचा, ये खींचकर शेप चेंज हो गई इसकी, पर इसके अंदर अगर खुद की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो फोर्स इस पर आपने अप्लाई की वो हटने के बाद ये अपने साइज में बिल्कुल वैसे ही आ जाए, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ठीक है भाई, देखो एक बात समझते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट है, ये साइज था, अब आपने इस पर फोर्स लगाई और इसका साइज बड़ा हो, यहां पर ये फोर्स आपने लगाई। अब आपने फोर्स हटा दी। जब ये फोर्स हटाई तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वापस अपनी शेप में जाना चाहेगा। जब आपने फोर्स लगाई, शेप चेंज करने के लिए फोर्स लगाई, तो शेप में वापस जाने के लिए तो फोर्स चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी शेप में वापस आने के लिए अपने आप से खुद इंटरनल फोर्स लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये क्या होगा? इसके बाद अपनी ओरिजिनल शेप में ये वापस आ जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद अंदर से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो चलिए अब बात करते हैं ये प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इलास्टिक बॉडी की। डेफिनेशन अगर हम देखें तो लिखा है बॉडी दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी अभी, उसको जब आपने छोड़ दिया और वो अपनी शेप में वापस चली जाए, तो उस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एग्जांपल देख लो, एक होता है क्वार्ट्ज फाइबर, एक होता है फास्फोरस ब्रोंज। फास्फोरस ब्रोंज जो है वो मतलब हाईली टेंशन्ड वायर बनते हैं। ब्रोंज में जनरली कॉपर होता है, कॉपर का एक अलॉय होता है, ठीक है। फिर देखो इलास्टिसिटी क्या होता है। अभी हमने देखा इलास्टिक बॉडी, तो इलास्टिसिटी क्या होता है? देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि बस इसमें हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, प्रॉपर्टी। तो उस इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है रिमूवल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के बाद, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम प्लास्टिक बॉडी की, इसके उल्टा होगी। डेफिनेशन देख लेते हैं, बॉडी दैट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी आपने किसी को शेप चेंज की, डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, शेप चेंज कर दिया, फिर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, तो ये अपनी एक्चुअल शेप में वापस ना आ पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या थी? जो वापस आ पा रही थी, जैसी थी शुरू में वैसी, पर प्लास्टिक वापस नहीं आ पाती, वो कुछ ना कुछ उसकी शेप परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। और एग्जांपल इसके है पुट्टी और पैराफिन वैक्स, ये जनरल इसके एग्जांपल है। और वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से
ये प्लास्टिक बॉडी ऐसा बिहेवियर शो करती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। डेफिनेशन देख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस की। ये स्ट्रेस क्या होता है? लिखा है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि कितनी रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी, कितने एरिया पर यूनिट एरिया, किस बॉडी पर? जो कि डिफॉर्म्ड हुई है, उस पर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी, कितने एरिया पर, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। देखो समझते हैं, मान लो कि यहां पर आपके पास एक रॉड है कोई, ठीक है, आपने इस पॉइंट से एक फोर्स लगाई, मान लो कि आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है। एक्चुअली में इसका साइज यहां पर था, इतना साइज था, फोर्स लगाने के बाद इसका साइज बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको फोर्स को हटा दें, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें, तो ये क्या करेगी? वापस आने की कोशिश करेगी। यानी कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर रही होगी इस पर, एफ, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। हमने समझा था अभी डेफिनेशन में। तो कितनी रिस्टोरिंग फोर्स काम करती है, कितने एरिया पर? ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स काम करती है? अप्लाइड फोर्स नहीं, डिफॉर्म्ड फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी काम करती है, कितने एरिया पर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कितनी रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बताओ बात सही है क्या? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तैयार हो गया है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितनी फोर्स कितने एरिया पर काम करेगी, सिंपल। एक नोट पॉइंट है इसमें, पहले समझ लेते हैं। अगर आपको याद हो, भी हमने पढ़ा था कि इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। तो इलास्टिक बॉडी क्या थी? जब हमने फोर्स लगाई उसको लेंथ बड़ा हुआ, फिर जब हमने फोर्स हटा दी तो लेंथ एग्जैक्टली वापस उतनी हो गई उसकी, ठीक है। क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि जितनी मैंने डिफॉर्म्ड फोर्स लगाई थी उतनी ही अमाउंट की रिस्टोरिंग फोर्स है? भाई तभी तो एग्जैक्टली आया। मान लो प्लास्टिक बॉडी की बात करो, यहां इतनी लेंथ है, हमने रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, मान लो 100 न्यूटन लगाए, पर रिस्टोरिंग फोर्स पर यहां अटक गई हो, पूरी नहीं आई। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कम रही होगी, हो सकता है 80 रहे, हमने 100 डिफॉर्मिंग फोर्स ली थी, ठीक है। इसका मतलब इलास्टिक बॉडी में जितनी डिफॉर्म्ड फोर्स होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स, उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ये चीज, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इन केस ऑफ इलास्टिक बॉडी, क्या मैं लिख सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगी डिफॉर्मिंग फोर्स की, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यही रहेगा। बताओ बात समझ में आई क्या? तो जनरली स्ट्रेस का फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स, पर स्पेसिफिक केस में इलास्टिक बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होती है। इस वजह से हम इलास्टिक के केस में यह भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन जनरल हमारे पास फॉर्मूला अभी तक क्या बन चुका है कि जो स्ट्रेस है भाई वो कुल मिलाकर फोर्स अपॉन एरिया होता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब हम इसके एसआई यूनिट की बात करें। अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ बात सही है? समझ में आया? ठीक है। अब हम देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला इधर देख लेते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं पूछूं आपको फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए MLT-2। एरिया का क्या होगा भाई? लेंथ का स्क्वायर यानी L2। ठीक है। अब L से इसकी पावर घट जाएगी, नीचे L की पावर 1 बची, ऊपर जाकर -1, यानी हमारे पास बचा रहेगा
ml-1 T-2। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्म, ठीक है। और नोट पॉइंट में ये भी लिख लेना कि स्ट्रेस जो है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्ट्रेस आपका एक स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस के टाइप की। ये जो टाइप ऑफ स्ट्रेस है ये हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स। हम फोर्स कैसे कैसे अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से हमने स्ट्रेस को डिवाइड किया है। सबसे पहले 3 पार्ट में स्ट्रेस को हमने डिवाइड किया। एक का नाम है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस और तीसरे को बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इनके दूसरे नाम भी है। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, टेंजेंशियल को हम शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं और हाइड्रोलिक स्ट्रेस को हम बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं। दो नाम है, ठीक है। अब ये होते क्या है इनको समझते हैं एक-एक करके। नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड आपने सुना हो। ये क्या है, एक मतलब जो लेंथ के अलोंग काम करता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं टर्म को। यहाँ पर जब भी कोई फोर्स लेंथ के अलोंग काम करेगी, यानी कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ है, अब इसके लेंथ के अलोंग फोर्स काम मतलब एक बार फोर्स मान लो नीचे जा रही है और एक बार फोर्स ऊपर जा रही है। ये दो टाइप, ठीक है। इसलिए दो टाइप के, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है, देखो समझते हैं एग्जांपल से। मान लो आपने एक रॉड ली है, सर्कुलर रॉड, ये उसका एक्चुअल साइज है, मान लो इसकी लेंथ L, ठीक है। अब आपने दोनों एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स। अब इसकी लेंथ इंक्रीज होकर मान लो इतनी होगी, इधर F और इधर F, लेंथ बढ़ गई। हमने माना कि जो लेंथ है इसकी वो बढ़कर L प्लस डेल्टा L होगी। यहाँ डेल्टा L क्या है, इंक्रीज इन लेंथ बढ़ी यहाँ पर। अब अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहिए, यानी इसके अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही हो। तो वही कितनी रिस्टोरिंग फोर्स काम करती है, इसके कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। सिंपल है, यानी कि देखो फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही हो जाए। आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है। जनरली क्वेश्चंस आपके मतलब क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दी जाती है और जनरली रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो कितनी फोर्स कितने पर काम की, टेंसाइल के केस में होता क्या है, लेंथ इंक्रीज हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। मान लो कि ये आपके पास एक रॉड है, सर्कुलर रॉड, ठीक है। इसकी लेंथ L है। अब इसको आपने कंप्रेस कर दिया, यानी आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, उसको कंप्रेस करने की कोशिश की और इसकी शेप चेंज होकर, साइज चेंज होकर मान लो इतना हो। हमने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो L माइनस डेल्टा L होगी। डेल्टा L क्या है, कितना चेंज आया लेंथ, ठीक है। मान लो इतना चेंज आया, ये डेल्टा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ कम हो रही है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में आएगा और अगर लेंथ बढ़ रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस में आएगा। इसका फार्मूला भी वही है, कितनी फोर्स यानी F अपॉन A। फार्मूला दोनों का सेम रहेगा, इवन सभी स्ट्रेस का फार्मूला सेम रहता है, F अपॉन A, बस थोड़ा टाइप अलग है। और ये टाइप अलग क्यों है, क्योंकि हम आगे स्ट्रेन पढ़ेंगे तो स्ट्रेन में फार्मूला चेंज होगा, इसी वजह से स्ट्रेस के सेम ही रहता है, टेंसाइल कंप्रेसिव। अब बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो मान लो आपके पास एक क्यूब, ठीक है भाई, आपने इस क्यूब की ऊपर वाली जो एरिया दिख रहा है, सरफेस एरिया ये वाला, इसके अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर, ठीक है। अब हुआ क्या, इसकी शेप चेंज हो गई, थोड़ा टिल्टेड हो गई, यानी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, ये हल्का सा टिल्टेड हो, मतलब बेस सेम रहा, ऊपर वाली वैल्यू मतलब ऊपर वाला एरिया इधर शिफ्ट हो गया। मान लो इनिशियल पोजीशन थी इसकी, अब ये इतना शिफ्ट हो गया। इस लेंथ को हम डेल्टा x बोलते हैं। अब ये डेल्टा x है क्या, ये बाद में काम आएगा जब स्ट्रेन पड़े, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म आती है, ये कुछ डिग्री टिल्ट हो गया, पहले स्ट्रेट थी साइड, अभी ऐसे टिल्ट हो गई, यानी कुछ डिग्री टिल्ट हुआ, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं थीटा। अब ये दोनों काम आएंगे हमारे स्ट्रेन पर, अभी हमने इसको देखा, ठीक है। तो आपने कितनी फोर्स अप्लाई की कितने एरिया पर, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली दो चीजें हैं कि यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स नहीं मानते हैं, यहाँ पर रिस्टोरिंग वाला कंसेप्ट है, यहाँ के लिए रिस्टोरिंग फोर्स हम कंसीडर नहीं करते। अप्लाइड फोर्स कितने एरिया पर, वही आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस आता है। यानी इसका फॉर्मूला
टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही हो जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। बताओ बात समझ में आई? अब देख लेते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस। यहाँ पर मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपने बाहर से फोर्स अप्लाई की, चारों डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन से आपने फोर्स अप्लाई की। अभी मान लीजिए यूनिफॉर्म फोर्स है, वैल्यू सेम है हर डायरेक्शन से, F अप्लाई किया, ठीक है। अब जब चारों तरफ से फोर्स लग रही है तो ये क्या करेगा, अपनी शेप श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। मान लो ये घटकर ऐसे होगी, इसकी वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम घटेगी, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम पहले V थी, अब जो वॉल्यूम बची वो V माइनस डेल्टा V बचेंगे। जितना चेंज हो उसको माइनस कर दो, टोटल में से तो बची हुई नहीं, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये डेल्टा V होगी, जितनी वैल्यू आपकी वॉल्यूम चेंज हुई। अब यहाँ पर स्ट्रेस कैसे बना, तो ये जो जब आपने इसको कंप्रेस किया तो ये वापस एक्सपेंड होना शुरू करेगी, यानी ये क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। तो अंदर से कितनी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स और कितना इसका एरिया है, सरफेस एरिया, यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा वही रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस का भी फार्मूला F अपॉन AU। अब देखो इनमें कुछ अंतर देखो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लेंथ में भी चेंज हुआ, यानी शेप में चेंज हुआ, साइज में चेंज हुआ, और साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम में भी चेंज हुआ। अब हमने इसको खींचा तो वॉल्यूम इसकी अप्रोक्सिमेट बढ़ गई कुछ हद तक। इसको कंप्रेस किया तो इसकी वॉल्यूम घट गई, यानी शेप में भी चेंज है, वॉल्यूम में भी चेंज है। इस केस में देखो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, बस वो उसकी शेप चेंज हो गई। तो टेंजेंशियल के केस में शेप चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज नहीं। यहाँ पर देखो इसकी शेप कैसी थी, सर्कुलर, स्फेरिकल। फोर्स लगने के बाद इसकी शेप स्फेरिकल, यानी इस केस में हाइड्रोलिक के केस में शेप चेंज नहीं होती, सिर्फ वॉल्यूम चेंज। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेस। चलिए इस टॉपिक पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन अ वायर ऑफ स्टील हैविंग रेडियस ऑफ 2 mm ऑफ 10 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर हमने इस पर 10 किलो न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, हमने 10 किलो न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है और इस वायर का जो डायमीटर है वो 2 mm दिया है, तो आपको स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी। अब देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, हमें फोर्स की वैल्यू दी है 10 किलो न्यूटन, उसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10 की पावर 3 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है हमें, एरिया दिया है क्या, नहीं एरिया नहीं दिया है, पर हमें रेडियस दिया है, रेडियस आपका 2 mm है। सबसे पहले इस mm को हम चेंज करेंगे, तो जब हम mm को चेंज करेंगे तो mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, r की वैल्यू आ गई। अब इस r से हम ये एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एरिया कैसा है, सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर पोर्शन है इसका, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, πr², ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आर का कितना है वैल्यू, 2 × 10⁻³ की पावर 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा फाइनल 12.56 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास एरिया भी आ गया है, हमारे पास फोर्स भी है और हमें स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻³ अपॉन में एरिया की वैल्यू कितनी है 12.56 × 10⁻⁻6। ऊपर फोर्स न्यूटन में है और ये हमारा मीटर स्क्वायर में है। तो फाइनल जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.96 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं, दोनों का यूनिट सेम रहती है। तो फाइनली स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगा 7.96 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या है। अ मैन कैरिंग मास 125 kg मेकिंग अ फ्लाइंग टैकल। अब फ्लाइंग टैकल कुछ ऐसी कंडीशन होती है, उड़ते हुए किसी को टैकल करना, पकड़ के रखना किसी को उड़ते हुए, ठीक है, एट v1 वेलोसिटी। तो इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है v1 की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ऑन अ स्टेशनरी क्वार्टरबैक ऑफ मास, स्टेशनरी क्वार्टरबैक, मान लो कोई खड़ा है, अभी आप ये मान लो कि कोई खड़ा है, वो क्वार्टरबैक है यहाँ पर, उसका मास कितना है 85, यानी यहाँ पर जो खड़ा है इसका मास कितना है 85 kg। एंड हिज हेलमेट, यानी इसका जो हेलमेट है, मेक सॉलिड कॉन्टैक्ट विद क्वार्टरबैक फीमर, यानी फीमर क्या होता है, ये जो थाई बोन होती है, इस पे इसका हेड कनेक्ट हुआ, सॉलिड कॉन्टैक्ट बनाया। अब आपको क्या क्या बताना है, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द एथलीट इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्टैक्ट, यानी जब ये इससे टकराया आकर, इसका मास कितना है 125 kg और इसका कितना है 85, ये इससे आकर टकराया v1 वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड से। अब जब ये टकराएगा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी टकराने के बाद, एक तो ये बताना है। फिर पूछा है द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द क्वार्टरबैक फीमर, यानी जो इसके थाई बोन पर, फीमर पर जो एवरेज फोर्स लगेगी वो निकालनी है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम फाइनल स्पीड निकालेंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या रहेगा भाई, हमें पता है फाइनल मोमेंटम किसके बराबर रहेगा, इनिशियल मोमेंटम के। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें यही कहता है कि मोमेंटम सेम रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या है। तो इनिशियल मोमेंटम होगा कैपिटल M इंटू V1, क्योंकि भाई शुरू में क्या था हमारे पास, कैपिटल M था और हमारे पास V1 था, इनिशियल मोमेंटम ये रहा। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनल मोमेंटम की, फाइनल मोमेंटम, अब जब ये दोनों टकराए आपस में, दोनों टकराए तो दोनों का मास प्लस हो जाएगा, इसका 125 है और इसका 85 है, इसको हमने स्मॉल m माना है और इसको हमने कैपिटल M माना है, तो दोनों का मास प्लस हो जाएगा फाइनल केस में। तो यहाँ पर जो मास है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m आएगा और जो वेलोसिटी आएगी वो फाइनल v फाइनल, और v फाइनली हमें निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होंगे, यानी mv1 इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इक्वल टू v फाइनल। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। कैपिटल M कितना दिया है आपको 125 इंटू V1 की वैल्यू कितनी दी है 4, कैपिटल M कितना है 125 प्लस स्मॉल m कितना दिया है आपको, स्मॉल m की वैल्यू 85 और v फाइनल हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 4 इक्वल टू 125 प्लस 85 कितना हो जाएगा 210 इंटू वी फाइनल। अब इसको हम 2 से कट करेंगे, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 105 आ जाएगा। इसको 5 से करेंगे तो ये हमारा 2 टाइम्स 1 टाइम, इसको 5 से करोगे 2 टाइम्स 5 टाइम, तो आ जाएगा 25 इंटू 2 इक्वल टू 21 इंटू वी फाइनल। अब 21 नीचे आ जाएगा तो 25 इंटू 2 अपॉन 21 इक्वल टू वी फाइनल। ये हमारे पास वी फाइनल की वैल्यू अभी तक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 50 अपॉन 21 इक्वल टू वी फाइनल। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद वी फाइनल की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 2.38 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। यानी इसके टकराने के बाद, जब ये इससे टकराया, इसकी v1 वेलोसिटी टकराने के बाद जो हमारी वी फाइनल आई उसकी वैल्यू कितनी है 2.38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछा है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला देखो। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा। हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, या फिर कहो चेंज इन वेलोसिटी, और मोमेंटम का ही इम्पल्स भी बोलते हैं इसको। एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है एफ इंटू डेल्टा टी। ये दोनों पी के ही फॉर्मूले होते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल जब हम रखेंगे तो एम डेल्टा वी इक्वल टू एफ डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब मास कितना है हमारे पास 125, वेलोसिटी डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल निकाल लेंगे। एफ तो हमें निकालना है डेल्टा टी। अब देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दिया हो आपने, क्वेश्चन में हमें जो एवरेज फोर्स निकालनी है वो टाइम ड्यूरेशन के लिए निकालनी है। हमें दिया है टाइम ड्यूरेशन कितना है 0.1, तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख लेंगे हम 0.1। अब ये हो जाएगा 125 इंटू वी इनिशियल कितनी थी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस फाइनल कितनी आई थी हमारी 2.38, अपॉन में कितना आ जाएगा 0.1 इक्वल टू एफ। अब यहाँ से आप जब f कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2.03 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास एवरेज फोर्स आ गई। ठीक है, और भी कुछ पूछा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्वार्टरबैक फीमर इज इतना, यानी जो इसका फीमर है, थाई बोन है, उसका जो एरिया है वो इतना है, देन एस्टिमेट द shear स्ट्रेस। आपको shear स्ट्रेस बताना है कितना होगा एक्सर्ट ऑन द फीमर इन द कोलिजन। ठीक है,
देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स हमने निकाल ली है, कितनी है 2.03 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन में एरिया। अब देखो एरिया आपको पूरा कंप्लीट एरिया दिया है 5 इंटू 10⁻⁴, तो 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में दिया है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस को, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4.06 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस का ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को। तो स्ट्रेस के बाद अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है, डेफिनेशन देखो, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। बहुत सिंपल है कि जो अभी तक हम बार बार कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे थे, लेंथ में चेंज कर रहे थे, वॉल्यूम में चेंज कर रहे थे, तो कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल कितना था, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। यानी चेंज इन ओरिएंटेशन या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉर्मूला भी सिंपल हो जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो वर्ड्स में लिखा है ना, इसको न्यूमेरिक वैल्यू में भी लिखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेन के कितने टाइप हैं। जैसे कि हमने स्ट्रेस के 3 टाइप पढ़े थे, वैसे ही सेम स्ट्रेन के भी 3 टाइप होते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, वो क्या था स्ट्रेस, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेस था तो शेयरिंग स्ट्रेन, और वहां पर हाइड्रोलिक या बल्क था, उसको यहाँ पर हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा। इसको बल्क स्ट्रेन भी बोल सकते हो, आप हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोल सकते हो। जनरली हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज करते हैं, वरना तो वो भी हो सकता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल में स्ट्रेस के 2 टाइप थे, एक लेंथ इंक्रीज हुई थी और एक जगह लेंथ डिक्रीज हुई थी, पर चेंज इन लेंथ हुआ था, इतना ठीक है। पर स्ट्रेन जो है वो 2 टाइप के नहीं होते लॉन्गिट्यूडनल में, एक ही टाइप होता है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको समझ लें। मान लो कि एक सर्कुलर रॉड है, उस पर आपने फोर्स लगाई, दोनों एंड पर फोर्स लगाई और उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है भाई, लेंथ उसकी इंक्रीज हो गई। आपने ये फोर्स हटा दी, जब फोर्स हटाओगे तो वापस जाना चाहेगी, तो कोई ना कोई स्ट्रेस बन जाएगा, वो तो स्ट्रेस की बात है। पर यहाँ पर हमें देखना ये है कि अब इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, पर स्ट्रेस लगाने के बाद इसकी ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन यानी लेंथ में चेंज आया। अब हमने देखा था इसकी लेंथ कितनी हो गई थी, L प्लस डेल्टा L, ये लेंथ हो गई थी। यानी इसमें इंक्रीमेंट कितने का आया, डेल्टा L का चेंज आया। और स्ट्रेन क्या होता है, कितना चेंज और ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, डेल्टा L, और ओरिजिनल कितनी थी L। तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला। ठीक है भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L, बहुत सिंपल। अब यही चीज अगर वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस था और हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस था, कंप्रेसिव में क्या होता है, लेंथ डिक्रीज हुई थी, डिक्रीज कितने का हुआ था, डेल्टा L का। वहां पर भी चेंज कितना था, डेल्टा L। बस शर्त ये है कि माइनस में था, पर यहाँ पर सेम माइनस प्लस नहीं रखते, हम सिर्फ चेंज रखते हैं, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, चेंज ऊपर ओरिजिनल नीचे। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहा है इसमें। कंसिडर अ स्टील रॉड हैविंग रेडियस 8 mm। एक आपके पास स्टील रॉड है, उसकी जो रेडियस है आपको 8 mm दिया है। ठीक है, रेडियस आपका 8 mm दिया है, एंड द लेंथ ऑफ 2 मीटर। इसकी लेंथ कितनी दी है भाई आपको, 2 मीटर। इफ़ अ फोर्स ऑफ 150 किलो न्यूटन, अगर आपने इसमें 150 किलो न्यूटन की फोर्स लगाई है, इट स्ट्रेच इट अलॉन्ग इट्स लेंथ, देन कैलकुलेट स्ट्रेस परसेंटेज स्ट्रेन इन द रॉड इफ द इलोंगेशन इज इतना। यानी इसका इलोंगेशन यानी डेल्टा L जो है, डेल्टा L की वैल्यू भी दी है, कितनी है 7.46 mm। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले हमें निकालना क्या है और हमें दिया क्या है। तो अगर मैं बात करूं
हमें दिया क्या है, तो हमें एक तो डेल्टा एल की वैल्यू दी है जो कि 7.46 mm, और हमें रेडियस की वैल्यू दी है जो कि है 8 mm, और हमें लेंथ की वैल्यू भी दी है जिसकी वैल्यू है 2 मीटर, और क्या क्या दिया है, हमें फोर्स भी दी है, फोर्स की वैल्यू है 150 किलो न्यूटन। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो जब हम इस mm को चेंज करेंगे मीटर में तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करके मीटर में कर लेंगे, इसको 8 × 10⁻³ करके मीटर में कर लेंगे, और ये तो मीटर में है ही हमारा, और ये किलो न्यूटन है, तो 150 × किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ न्यूटन। ये वैल्यू हो गई। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है हमें कैलकुलेट स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या आपके पास फोर्स है, फोर्स है। क्या आपके पास एरिया है, एरिया नहीं है पर रेडियस है, तो रेडियस से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो यहाँ निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे हम, क्योंकि रॉड का जो एरिया है सर्कल है, तो फॉर्मूला आएगा πr²। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, अब यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 × 10⁻³ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा हमारे पास 201 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी हमारे पास आ जाएगा ये। अब हमें स्ट्रेस निकालना है, तो अब इस एरिया की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। फोर्स कितनी है हमारे पास, 150 × 10⁻³ न्यूटन, अपॉन में एरिया कितना है 201 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। जब हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.46 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला भी, स्ट्रेस का आंसर भी आ गया। अब क्या पूछा है, परसेंटेज स्ट्रेन। तो परसेंटेज स्ट्रेन निकालने के लिए पहले हम स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ के लिए, डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो दोनों वैल्यू दी है। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 7.46 × 10⁻³ अपॉन लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है 2, दोनों मीटर में, 2 मीटर में, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.73 × 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। पर अब हमसे क्या पूछा है, स्ट्रेन का परसेंटेज। तो अगर हम बात करें परसेंटेज स्ट्रेन, तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो 3.73 × 10⁻³ इंटू 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर हमारा आएगा 3.73 × 10⁻⁻1, या फिर हम कहें 0.37%। हमारा आंसर परसेंट में आएगा। तो ये हमारा परसेंट चेंज आ जाएगा स्ट्रेन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लो एक बार। अब देखो हम समझते हैं कि शेयर स्ट्रेन क्या होता है। वहां पे दो कांस्टेंट आए थे, डेल्टा एक्स आया था और थीटा आया था। मान लो कि यहाँ पर एक आपके पास क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब है, जैसे ही बनाया है चलो, मान लो एक क्यूब, हमने इस एरिया पर एक डायरेक्शन फोर्स लगाई थी, एफ फोर्स। कुछ देर बाद क्या हुआ कि ये वाली साइड इधर शिफ्ट हो गई, यानी ऐसे हो गई यहाँ पर नीचे से नहीं चेंज हुई थी, नीचे से एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पर भी चेंज हुआ था। मान लो इसका पीछे वाली साइड में बना देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं और ऐसे, ठीक है। तो ये वाली इसको ऐसे बना देते हैं, ये जाएगा आपका ये, ठीक है। ऐसे चेंज हुआ और ये थोड़ा बाहर आ गया था, याद है, ऐसा ही हुआ था। ओरिजिनल था, शिफ्ट हो गया था ऐसे। ये वाला चेंज हमने क्या बोला था, डेल्टा एक्स। ये वाला चेंज क्या था, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मान लो, एक्स मान लो, डेल्टा एक्स। हमने कहा कि इसकी साइड एक्स है, अगर इसमें चेंज डेल्टा एक्स है तो इसकी साइड कितनी होगी, एक्स। और क्यूब की साइड सारी सेम होती है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एंगल बना था थीटा, ठीक है। अब देखो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, थोड़ा मतलब विजुअलाइज करना पड़ता है इसको थोड़ा, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, पर बहुत सिंपल है। तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स चेंज हुआ, ओरिजिनल शेप कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, इस केस में लेंथ लगेगा, तो ये चेंज हुआ डेल्टा एक्स और ओरिजिनल कितना था इसका एक्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला, शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, कितना चेंज हुआ और कितना ओरिजिनल था। पर अगर आप देखो यहाँ पर देखो ये वैल्यू और ये यहाँ पर एक ट्राइंगल बन, जिसमें ये आपका बेस का काम कर रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ये आपका एंगल। अब अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना डेल्टा एक्स, बेस कितना है एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan थीटा। तो बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेन को हम और लिखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, इसको हम tan थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिखते, तो ये भी फॉर्मूला हो जाता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन का। अगर एंगल बहुत छोटा है तो जो tan थीटा है वो सिमिलर हो जाएगा थीटा, यानी कभी-कभी इसको थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स भी लिख दे, ठीक है। और यहाँ पर थीटा क्या है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेन। थीटा होता है एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर, इसका नाम है एंगल ऑफ शियर, और ये इसका फॉर्मूला। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमें देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है इफ द एंगल ऑफ शेयर इज 30 डिग्री, यानी आपको थीटा की वैल्यू दी है, कितनी है 30 डिग्री, सिंपल है। फॉर अ क्यूबिकल बॉडी एंड द चेंज इन लेंथ, यानी आपको डेल्टा एल की वैल्यू भी दी है, कितनी है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5 मीटर, यानी डेल्टा एल की वैल्यू आपको मीटर में दी है। पूछा गया देन व्हाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल बॉडी। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, एल का क्यूब होगा, बस अब हमें यहाँ से एल निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला कंसेप्ट है, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता था शेयरिंग स्ट्रेन का, tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता था। तो tan थीटा मतलब 30 इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू दी है 2.5 अपॉन में एल। अब एल इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो एल इक्वल टू 2.5 अपॉन, अब ये tan 30 आएगा इधर। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 10 की होती है, tan 30 की 1/√3, ठीक है। तो 2.5 अगर इसको आप सॉल्व करोगे नीचे के नीचे तो 0.577 आएगा ये, ठीक है। और इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हम 4.332 मीटर, तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.332 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हमें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला V इक्वल टू एल की पावर 3, तो यानी कि 4.332 की पावर 3 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 81.309 मीटर क्यूब, ये हमारी फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी। क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम ही पूछी थी, ठीक है। अब इसको देख लो क्वेश्चन को। अब शेयरिंग स्ट्रेन हो गया हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी उसी एग्जांपल समझ। मान लो ये वही वाली के पास कोई बॉल थी, उसकी वॉल्यूम रिड्यूस हो गई जब आपने बाहर से फोर्स लगाया, ठीक है। पहले उसकी वॉल्यूम कितनी थी इनिशियली V, अब घटकर कितनी हुई थी V माइनस डेल्टा V, यानी कि चेंज कितना था डेल्टा V का, और स्ट्रेन क्या होता है कितना चेंज और ओरिजिनल कितना था, सिंपल है। तो क्या मैं कह सकता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसका डेल्टा L अपॉन L आया, इसका डेल्टा X अपॉन X आया, और इसका डेल्टा V अपॉन V आया, बहुत सिंपल है स्ट्रेन। ये स्ट्रेन हमारा कंप्लीट होता है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में, कंसिडर अ सॉलिड क्यूब विच इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ इतना, इस पर प्रेशर लगा है हर डायरेक्शन से, मान लेते हैं प्रेशर की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रेशर ही हमारा स्ट्रेस के बराबर होता है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम होते हैं, ठीक है।
ड्यू टू दिस प्रेशर ईच साइड ऑफ द क्यूब इज शॉर्टन बाय 2%। यानी जो इसकी लेंथ थी, पहले मान लो L थी, तो अब ये 2% कम हो जाएगी, यानी कितनी बचेगी, L माइनस L 2%। ठीक है, 2% कम होकर बचेगी। अब पूछा क्या है, फाइंड आउट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द क्यूब। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सिंपल था, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो हमें डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है और हमें साइड का रेशो दिया है। अब देखो इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे। मान लो कि हमने कहा कि इसकी जो एक्चुअल वॉल्यूम थी वो हमारी L क्यूब थी। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल वॉल्यूम थी, पर जब ये कम हो गया तो इसकी वॉल्यूम कितनी रही होगी, इसको हम V इनिशियल मान लेते हैं। अब हम बात करेंगे V फाइनल की। V फाइनल कितनी रही होगी, तो V फाइनल रही होगी L फाइनल का क्यूब। ठीक है, अब देखो हम L फाइनल कैसे निकालते हैं। तो L फाइनल कुछ ऐसे होगा कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, सॉरी हाँ, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है उसमें से माइनस कर दो इसके ओरिजिनल लेंथ का 2%, वही तो बचेगा। सिंपल सी बात है भाई, इन्होंने कहा है 2% कम हुआ है, तो जो इसकी L साइड थी उसका 2% कम हुआ है इसकी ओरिजिनल साइड से, तो ये हमारी L फाइनल आ जाएगी। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें, L इक्वल टू L माइनस L 2/100 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम L कॉमन ले तो 1 माइनस 2/100 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पे L फाइनल आ जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कि आपको L फाइनल निकालना है, V फाइनल, तो V फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, V फाइनल का फॉर्मूला होगा L फाइनल क्यूब, और L फाइनल ये है आपके पास। ठीक है, तो इसकी जगह रखेंगे तो ये पूरे का क्यूब हो जाएगा L 1 माइनस 2/100 की पावर होल की पावर 3, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या डेल्टा वी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है और ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, इसको माइनस करना है बस। तो यहाँ पे लिखा है हमारा L 1 माइनस 2/100 की होल पावर 3, और माइनस यहाँ क्या लिखा है, L की पावर 3। ठीक है, अब जब ये L की पावर 3 है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ब्रैकेट में भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगी पावर, तो ये कुछ हो जाएगा L की पावर 3 और 1 माइनस 2/100 की पावर 3 माइनस L की पावर 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो L की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने L की पावर 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2/100 की पावर 3 माइनस 1, ये बचा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे हम, मैथमेटिक्स में जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है 1 माइनस एक्स की पावर, अगर n है तो उसको हम 1 माइनस nx लिख सकते हैं, और ये तब काम करेगा जब x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 माइनस ये x की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर x बहुत छोटा है, यानी 2/100 है, और ये 3 आपका मतलब 1 से काफ़ी छोटा है, तो इसको हम 3 को आगे ला सकते हैं इसके, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा L क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस ये 3 आगे आ जाएगा यहाँ पे, जैसे n यहाँ पे आ गया था आगे, ये आ गया, ऐसे ही 3 आगे रहेगा, तो 3 इंटू 2/100 माइनस 1। ठीक है, ये रहेगी कंडीशन। अब देखते हैं क्या होगा, इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो L क्यूब बचा है 1 माइनस 6/100 माइनस 1। ठीक है, अब इस -1 से ये +1 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका L क्यूब माइनस 6/100, और इसकी वैल्यू होगी आपकी L क्यूब, ये हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.06। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेल्टा वी आया है, हमने देखा कि भाई वो माइनस हुआ है L की पावर 3 और 0.06। ठीक है, अब डेल्टा वी, अब ये L की पावर 3 क्या था, ये तो हमारा फाइनल था एक तरीके से, तो माइनस फाइनल 0.06, ये वैल्यू आई हमारे पास डेल्टा वी की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है,
अब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि कम है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है वी इंटू 0.06 अपॉन, और फाइनल की इनिशियल कितनी है वी, तो वी से वी कट जाएगा, तो डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.06, और यही हमें निकालना था इसमें, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? देख लो इस क्वेश्चन को एक बार, ये कुछ ऐसे है। तो अब हम बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। ये हुक्स लॉ क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते पहले। इट इज स्टेट दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड ऑन इट, और ये रहता है विद इन डिफाइंड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो क्या है, इन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा वो तभी होगा, या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना ज्यादा आप लोड अप्लाई करोगे किसी पर। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, इस पर आपने कोई रॉड लटका दिया और इस पर आपने यहां पर एक लोड बांध दिया। इट मींस कोई वेट बांध दिया आपने जिसका मास m है। अब ये इस रोड को नीचे की तरफ खींचेगा क्योंकि इस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स काम करेगी जो कि mg, फोर्स नीचे काम करेगी, यानी ये लोड है। अब जितना ज्यादा लोड होगा उतनी ज्यादा एक्सटेंशन आएगी, यानी जितना ज्यादा इसको भारी रखोगे उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट भारी रखोगे उतना ज्यादा ये लेंथ में इंक्रीज आ जाएगा, यानी उतना ज्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा। सिंपल है, यही है आपका हुक्स लॉ। अब इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन में कैसे ले जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जहां पर फोर्स लग रही है यानी लोड है, वो स्ट्रेन हुआ या स्ट्रेस हुआ। देखो जहां पर फोर्स काम करती है हमें पता है वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी जहां पर फोर्स है, जहां पर लोड है, जहां पर mg है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, स्ट्रेस। और जहां पर बात आ जाए एक्सटेंशन की यानी लेंथ में इंक्रीमेंट, तो वो क्या होगा, स्ट्रेस या स्ट्रेन, स्ट्रेन होगा बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है वो एक्सटेंशन डेल्टा एल ही तो एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी कि हुक्स लॉ ने कहा कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। हमने कहा भाई, मतलब उसने कहा एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड, और हमें पता है कि जो एक्सटेंशन है उसका मतलब स्ट्रेन है और जो लोड है उसका मतलब स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बताओ बात समझ में आएगी, इसको कैसे कनेक्ट किया हमने। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा E इनटू स्ट्रेन। ठीक है, अब ये E जो है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, E। अब अगर मैं कहूं E का फॉर्मूला निकालना है तो जो स्ट्रेन मल्टीप्लिकेशन में इधर जाकर डिवाइड होता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू E, और ये किसने दिया है हमें, ये हमें हुक ने दिया, हुक्स लॉ इसको बोलते हैं। तो हुक्स लॉ कहता ये है कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड, इसका मतलब ये है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो E आएगा, पर स्ट्रेन को इधर ले जाओ और E क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं E से, जिसका की फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बताओ बात समझ में आई क्या, सिंपल। ठीक है, ठीक है, देखो क्या क्या क्वेश्चन में, आफ्टर अ फॉल अ 95 kg रॉक क्लाइंबर, यानी कोई रॉक क्लाइंबर है उसका मास दिया है कितना है 95 kg, फाइंड हिमसेल्फ डैगलिंग फ्रॉम द एंड ऑफ अ रोप, यानी एक रोप से लटका हुआ है वो, दैट हैड बीन 15 मीटर लॉन्ग, यानी जो रॉड की या फिर स्ट्रिंग की या फिर जो क्लाइंबिंग मतलब रोप है उसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दी है 15 मीटर, एंड 9.6 mm इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना दिया है 9.6 mm। ठीक है, और कहा है बट हैज स्ट्रेच्ड बाय इतना, यानी डेल्टा एल दिया है आपको, स्ट्रेच मतलब खींचना, चेंज कितना है तो 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहा है
फॉर द रोप कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, तो आपको पहले स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। स्ट्रेन का मतलब क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस कैलकुलेट करना है आपको, स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये कैलकुलेट करना है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई, ई क्या होता है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये सब कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन की बात करेंगे, तो स्ट्रेन हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो स्ट्रेन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे आगे, अभी वैल्यू रख लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर। तो उसको ऊपर चेंज करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे हम, तो ये मीटर में हो जाएगा, अपॉन में 15 मीटर, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेन का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा उसकी वैल्यू समथिंग 1.9 इंटू 10⁻³ रहेगी, ठीक है। और ये यूनिटलेस रहता है स्ट्रेन। तो ये हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या आपके पास फोर्स है, फोर्स नहीं है पर मास है, तो मास से हम फॉर्मूला निकालते हैं फोर्स का। तो मास इनटू ग्रेविटी, तो मास की वैल्यू कितनी दी है 95 और ग्रेविटी की वैल्यू हम कितनी लेंगे यहाँ पर 9.8, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया कैसे हम निकालेंगे, डायमीटर दिया है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है और उसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही हो गया, बस d/2 हमने आर की जगह रख दिया है ना। तो आर क्या होता है, d/2, तो पाई आर स्क्वायर की जगह d/2 रख दिया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास। अब देखो डी की वैल्यू जो है यहाँ पे देख लेते हैं, वो 9.6 mm है। उसको पहले चेंज करोगे मीटर में, तो 9.6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो इसमें जब हम रखेंगे तो 9.6 इंटू 10⁻³ और अपॉन में कितना है 2 और इसकी पावर 2 होल स्क्वायर। जब एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया की वैल्यू आपकी समथिंग ये आ जाएगी आपकी, हाँ इसको भी यही रखते हैं, हम फाइनल वैल्यू देखेंगे। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स, अब आपने ऊपर रखा है फोर्स यानी 95 इंटू 9.8 और नीचे रखा है आपने एरिया। एरिया की वैल्यू आपकी पाई इंटू 9.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये रखा। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। 1.29 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको आखिरी में क्या पूछा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आपका कितना है 1.29 इंटू 10⁻7 और स्ट्रेन हमारा कितना था 1.9 इंटू 10⁻³ जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 6.84 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई है 6.84 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। अब इसके बाद हमें देखना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है भाई। देखो हम एक ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर हमने लिया है स्ट्रेस, ठीक है। इधर स्ट्रेस बढ़ेगा, इधर स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कंडीशन भी लिख लेते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी, ये एक रिजिड सपोर्ट है, इस पर हमने एक रॉड हैंग कर रखी है और उस पर हमने एक लोड अप्लाई कर रखा है जिसका मास m है, तो उसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही है mg। इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का
ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितना आपने स्ट्रेस दिया उतना स्ट्रेन बनेगा। अगर आपने स्ट्रेस हटा लिया तो स्ट्रेन भी हट जाएगा। इसीलिए ये कौन सा बिहेवियर हुआ? ये प्लास्टिक हुआ या इलास्टिक हुआ? हमने देखा था प्लास्टिक में तो वापस नहीं आता, लेंथ उतनी नहीं होती जितनी ओरिजिनल थी, पर इलास्टिक में आ जाता है। इसका मतलब ये कौन सा बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस का? इसको हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। अब जहां पर इलास्टिक बिहेवियर खत्म होगा, ये पॉइंट यहां पर एक्चुअली में ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनल है दोनों चीज, ये खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट को हम जनरली ए बोलते हैं और इसका नाम होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मतलब यह है कि अब ए पॉइंट के आने के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, यानी यहां पर आपका हुक्स लॉ काम नहीं करेगा, यहीं तक काम करेगा। किसके अंदर? इलास्टिक बिहेवियर के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। अब यहां से आगे जाओगे तो अब क्या होगा? देखो यहां पर हुआ क्या, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ा है, दोनों का अमाउंट बिल्कुल इक्वल उसमें बढ़ा है। पर अब क्या होगा, आप स्ट्रेस हल्का सा बढ़ाओगे पर स्ट्रेन बढ़ जाएगा। स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेस कम बढ़ेगा, यानी जो ग्राफ है किसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा? स्ट्रेन की तरफ। तो सीधा ना जाकर अब ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा। आप देख पा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है पर स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, स्ट्रेन एकदम से बढ़ गया, ठीक है। ये होता है बी पॉइंट। अब इसको हम बोलते हैं, अगर बी पॉइंट तक आ गया कोई, तो जो देखो ए से अगर आपने ए पॉइंट तक आ गए, आपने स्ट्रेस हटा दिया तो स्ट्रेन वापस आ जाएगा, इलास्टिक बिहेवियर है। ध्यान रहे ए टू बी भी इलास्टिक बिहेवियर है, यानी कि अगर आप बी पॉइंट से पहले छोड़ दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, ठीक है। पर बी पॉइंट पर अगर आ गया तब ये इलास्टिक बिहेवियर नहीं रहेगा, इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, ठीक है। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, यहां पर तो प्रोपोर्शनल था, दोनों प्रोपोर्शनल थे। इस पॉइंट पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट खत्म हो गई, यानी अब ये प्रोपोर्शनल नहीं है। और ये कौन सा बिहेवियर है? इलास्टिक बिहेवियर। ये भी है और इवन ये भी है। यहां तक इलास्टिक बिहेवियर, यानी कि वापस आ जाएगा, जैसे आप स्ट्रेस हटाओगे स्ट्रेन भी जीरो तुरंत, ठीक है। पर बी के बाद क्या है? इलास्टिक लिमिट, यानी इसके बाद अब ऑब्जेक्ट आपका इलास्टिक नहीं रहेगा, वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अब एक पॉइंट आएगा आपके पास सी। अब बी से सी क्या है? अगर आप सी पॉइंट पर पहुंच गए तो ये इलास्टिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने स्ट्रेस छोड़ दिया, देखो मान लो आपने इस पे स्ट्रेस लगा रखा है, आपने इसको खींच रखा है, अगर आपने इसको छोड़ा वापस चला गया, यानी वो कौन सा बिहेवियर? इलास्टिक बिहेवियर। पर अगर मैंने कहा इसको आपने खींचा, इसको छोड़ा, वापस नहीं गया, यानी इसकी लेंथ में चेंज आया और स्ट्रेन इसका होगा। अब देखो एक चीज देखो, अगर मैं कहूं कि मैंने छोड़ दिया उसको और वो अपनी ओरिजिनल शेप में चले गया, तो उसकी शेप कितनी चेंज हुई? कुछ भी नहीं। इसका मतलब उसका स्ट्रेन कितना है? जीरो। किस केस में? इलास्टिक में। छोड़ने के बाद आपने छोड़ दिया उसको, वापस वहीं चला गया, यानी जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वैसे ही चला गया, तो चेंज इन ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेन जीरो, यानी स्ट्रेन जीरो रहेगा। पर सी पॉइंट पर अगर आपने स्ट्रेस हटा दिया तो स्ट्रेन होगा, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी एक तरीके से, यानी उसमें स्ट्रेन रहेगा कुछ। तो अगर सी पर आप स्ट्रेस हटा दो, स्ट्रेस को आपने जीरो कर दिया, यानी जीरो कर दिया स्ट्रेस को, तो स्ट्रेन जीरो हो जाना चाहिए। अगर इलास्टिक बिहेवियर पर जीरो नहीं होता, ये जाएगा यहां पर। अगर आपने इस पॉइंट पर स्ट्रेस हटा दिया तो ये ग्राफ यहां गिर जाएगा, यानी परमानेंट स्ट्रेन हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट, ठीक है। और ये कौन सा बिहेवियर, ये वाली लाइन कौन सा बिहेवियर शो करेगी? इलास्टिक तो नहीं है, इलास्टिक का मतलब वापस आ जाना। ये वाला पॉइंट होता है आपका प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा। ये पॉइंट होता है डी। अब यहां पर ऑब्जेक्ट टूट ही जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो यहां पर क्या था? स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है, यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां पर स्ट्रेस आपने थोड़ा बढ़ाया पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया, यहां पर भी यही चीज था।
यहां तक भी यही चीज था। इवन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब, ध्यान देना, इसको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आप स्ट्रेस हटा भी दोगे, स्ट्रेस कम भी करोगे, तो स्ट्रेन कम होना चाहिए। भाई अगर आपने स्ट्रेस कम कर दिया तो स्ट्रेन भी कम होना चाहिए। पर एक पॉइंट यहां पर ऐसा आएगा कि इसके बाद आप स्ट्रेस तो कम करोगे पर स्ट्रेन कम ना होकर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है भाई, यहां पर अगर आप स्ट्रेस कम कर रहे थे तो स्ट्रेन कम हो रहा था, पर इस पॉइंट के बाद भी अगर स्ट्रेस कम भी करोगे तो स्ट्रेन कम नहीं ज्यादा होगा। यानी आप इसको एग्जांपल की तरह ले सकते हो, जैसे च्युइंगम होती है ना, उसको आपने पकड़ा, आप उसको हल्का हल्का खींचो, उसको छोड़ोगे तो वापस चली जाएगी, उसको और खींचो तो वापस तो जाएगी पर थोड़ा कम जाएगी। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतनी लूज हो जाएगी, अगर आप स्ट्रेस कम भी करोगे ना तब भी वो और लूज होनी शुरू हो जाएगी, यानी बिल्कुल टूटनी शुरू हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम हम बोलते हैं इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और ये डी पॉइंट है, यहां पर ग्राफ खत्म हो गया, यानी वो ब्रेक ही हो गया, वो टूट ही गया, इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी। जो हमारे कोर्स में क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इसी पोर्शन से आते हैं, इवन इसी से हुक्स लॉ से ही आते हैं, जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ये तो बस हमने बताया है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, आगे क्या कंडीशन आती है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ये सब चीज हमने देखी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अब इसका सेकंड पार्ट जो आएगा, बाकी कंडीशंस, बाकी जो भी टॉपिक बचा है वो उसको हम उस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।